Good morning, my dear student. Today we'll talk about the class 12 NCERT chapter 4 determinants. In the previous video we have seen the introduction of the determinants. वहाँ पर हमने determinants के introduction के बारे में आपका देखा था. आज हम बात करेंगे properties of the determinants की. तो let us see the first property of the determinants. देखिए पहली property है the value of a determinant remains same if its rows and columns are interchange. मतलब अगर आपने एक डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आपका सेम ही रहेगी. मतलब समझिए कि देखिए ये हमारा डेल था a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये आपका एक डिटर्मिनेंट्स था. अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया. रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या होता है कि आप उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हो. ठीक है, अगर आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो जितनी भी रोज थी ये बन जाएगी आपका कॉलम. तो जब कॉलम बनी तो क्या बन गई, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. अगर आपने ऐसा किया है, आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. मींस डेल विल बी इक्वल टू डेल डेस, है ना. मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो क्या रहेगा, आपका इक्वल होगा. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन की हम सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होगा, है ना. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then determinants of A will be equal to determinants of A dash. मतलब अगर A आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर आप A का डिटर्मिनेंट निकालो या A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स निकालो, वैल्यू क्या आना है, आपकी सेम ही आना है. ठीक है. देन द थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इफ टू rows or columns of a determinant are interchanged then it retains its absolute value, but its sign will be changed. मतलब समझिए क्या था हमारा कि अगर हम एक डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा. लाइक अगर आपका एक कोई डिटर्मिनेंट था जिसकी वैल्यू 2 आ रही थी और आपने जब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना. मतलब बात समझिए किस तरह की बात करें हम लोग. लाइक एक मेरा डिटर्मिनेंट है आपका डेल. ठीक है. अब आपने क्या कहा कि एक डिटर्मिनेंट से आपको मान लीजिए था 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैंने यहाँ पे ऑपरेशन आपका लगाया. ऑपरेशन हमने क्या लगा दिया, R1 इंटरचेंजेस विथ R2. हमने पढ़ा था ये वाला था इंटरचेंजिंग का होता है. तो जब हम मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर रहे थे तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था, मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था. लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट्स के केस में इंटरचेंज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. अगर आपने R1 इंटरचेंजेस विथ R2 किया तो क्या मिलेगा, डेल विल बी इक्वल टू, देखिए R1 था, ये R2 है, आप इंटरचेंज कर रहे हो देन यू विल गेट R1 के प्लेस पर आएगा 4 5 6, R2 के प्लेस पर आएगा 1 2 3 और ये होगा आपका 7 8 9. लेकिन क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, है ना. मतलब अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू तो सेम बनी रहेगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है. देन लेट अस सी अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी. क्या है, इफ टू रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इफ टू rows or columns of a determinant if two rows or column of a determinants are identical then its value is 0. ओके. मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट्स के दो रो और कॉलम आइडेंटिकल है, या तो दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. समझिए किस तरह. लाइक हमने कहा ये हमारा डेल है, ये था आपका 1 2 3
4 5 6 और ये क्या है आपका 1 2 3। अब आपने यहाँ पे कहा क्या कहा, हियर R1 विल बी इक्वल टू R3। आपको दिख रहा है कि दोनों रोज के आइडेंटिकल होने का मतलब होता है सेम होना, ठीक है। आपने कहा रो 1 भी 1 2 3 है, रो 2 भी 1 2 3 है, तो हियर R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों क्या है आपकी इक्वल है। तो देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है डेल दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में देखो यहाँ पे हमने रो देखा, हो सकता है कॉलम होता है आपका, अगर दो कॉलम भी आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 0 हो जाएगी। बात समझिए एक बार और चारों प्रॉपर्टी हम वापस समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेंस सेम इफ इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। देन सेकंड हमने पढ़ा था कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि if two rows or column of a determinants are interchanged then it retains its absolute value but its sign will be changed। मतलब अगर आप एक डिटर्मिनेंट्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हो तो उसकी वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट्स के अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, इक्वल है, सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 0 हो जाएगी। देखिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन। ओके, देन लेट अस सी द फिफ्थ वन। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। मतलब अगर डिटर्मिनेंट्स की किसी भी एक रो या कॉलम को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी उतने टाइम बढ़ जाती है। लाइक लेट अस सी बाय एन एग्जांपल। मैंने कहा एक डिटर्मिनेंट्स हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ठीक है। अब आपने कहा कि सर हमने सेकंड वाली रो को हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या मिला, हमारी जो सेकंड रो थी उसको हमने k से मल्टीप्लाई किया। ये तो आपकी a1 b1 c1 रही। सेकंड रो को जब आपने k से मल्टीप्लाई किया ये होगा k a2 k b2 एंड k c2 एंड द थर्ड रो इज a3 b3 c3। देखिए अब यहाँ पे आपने सिंगल रो को भी k से मल्टीप्लाई किया तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दैट विल बिकम k टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये k डेल, है ना। मतलब देखो इस चीज़ का यूज़ क्या है ये बात आप समझिए पहले कि लाइक एक अगर आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। मान लो ये डिटर्मिनेंट्स आपका a है, ठीक है। अब आपको निकाल के लाना है 3a। क्या निकाल के लाना है हमें 3a। अब तक देखो जो मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है और आपको 3a निकाल के लाना है तो सारे एलिमेंट में 3 का आप मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। मैट्रिक्स में ये होता था ना, क्या होता था मैट्रिक्स के अंदर कि लाइक एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको उसका 3 टाइम्स निकाल के लाना है तो आप पूरा मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कर दे, जितने भी एलिमेंट थे सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में क्या होगा, जब मैं यहाँ पे 3a निकालूंगा तो इस 3 का मल्टीप्लाई केवल आप एक रो में कर सकते हो, वो फर्स्ट रो में कर लो, सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। अगर आपको कॉलम में मल्टीप्लाई करना तो आप एक कॉलम में कर सकते हो, चाहे कॉलम 1 में कर लो, कॉलम 2 में कर लो, कॉलम 3 में कर लो, इट इज़ अप टू यू, है ना। तो लाइक अगर इसकी वैल्यू चाहो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने चलो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये हो गई 3 6 9 4 5 9 7 8 9, है ना। बात आई ना समझे आप लोगों। तो हमने क्या किया, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया था, गॉट इट। अब इसी तरह इसको सॉल्व किया जाता है कि अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी डिटर्मिनेंट्स में करते हो तो उसका मल्टीप्लाई केवल सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर ही होगा। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो भी वो क्या होगा, सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर ही आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसका यूज़ यहीं पर होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ मिली कि आपको दो रो को आइडेंटिकल बनाने के लिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। लाइक आपने कहा था कि सर ये मान लेता मैं यहाँ पे कि यहाँ पर 8 ना होकर ये था आपका 3 6 9, क्या था आपका 3 6 9। तो आपने कहा सर दोनों को आइडेंटिकल बना लें ताकि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो फर्स्ट वाली में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपने फर्स्ट वाली में 3 का मल्टीप्लाई आप कर सकते थे, है ना। तो आपका जो डिटर्मिनेंट्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, 3 ये हो जाता है ना। मतलब बात समझिएगा आप खाली कि जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर तो वो केवल एक ही रो या एक ही कॉलम में होगा, इतनी हमें बात समझनी है केवल, ठीक है। ज़्यादा हम उलझ नहीं रहे, सीधी सी बात समझिए आप
कि जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट्स के अंदर तो केवल उसका मल्टीप्लाई एक ही रो या एक ही कॉलम के अंदर होगा। ओके, अब अगली वैल्यू, अगली प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। इफ A is the square matrix, if A is a square matrix if A is a square matrix of order n then देखिए अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो आपने क्या कहा, आपने निकाला द डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए। क्या निकाला आपने? डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए। मतलब आपने पहले मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई किया, और जब आप मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करो इट मीन्स क्या मतलब होगा इसका कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी के रेज़ टू द पावर n ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ए। बात समझिए, किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ वो बात आप समझिएगा। लाइक आपने कहा ये आपका एक मैट्रिक्स था A 1 2 3 4, 2x2 का ले रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने इसमें निकाल लिया इसका 3A। क्या निकाला आपका? 3A। तो क्या वैल्यू हो जाती है इसकी? 3 6 9 12, ठीक है। ये तो बात आई थी आपका मैट्रिक्स के केस में। किसके केस में बात आई थी? मैट्रिक्स के केस में। लेकिन अगर आप इसके डिटर्मिनेंट्स की बात कर लो, किसका? डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, वो क्या होता है आपका? 1 2 3 4। क्या हो जाता है आपका? 1 2 3 4। तो अब जो इसकी वैल्यू थी वो क्या हो जाती? आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट्स था, तो ये बन जाता है आपका 3 स्क्वायर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 1 2 3 4, ठीक है। ये बात आपकी होगी। समझो आप बात, एक बार वो समझ लो कि अगर किसी मैट्रिक्स में आपने किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया है ना, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें क्या होगा? जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो, जो नंबर मल्टीप्लाई किया है, उतना ऑर्डर उस नंबर के ऊपर पावर लग जाएगी, उस ऑर्डर के उस नंबर के ऊपर पावर लग जाएगी, ठीक है। और वो आपका डिटर्मिनेंट्स निकल कर आएगा लाइक के ए इक्वल टू के एन रेज़ टू द पावर ए। एन का मतलब क्या है? द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। बात आई होप आप लोग बात समझ पाए होंगे, ठीक है। देन अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 7th वन, क्या है? इफ 2 rows or 2 columns of the determinants are, or 2 columns of a determinants are of a determinant are proportional, then its value is 0, देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए अभी हमने बात क्या की थी कि अगर 2 रो और कॉलम आपका आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पर बोला कि अगर आपके 2 रो और कॉलम प्रोपोर्शनल है तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझते हैं हम लोग किस तरह? लाइक मेरा एक डिटर्मिनेंट है आपका डेल, ये था आपका 1 2 3, ये था आपका 4 5 6, और ये था आपका मान लीजिए 2 4 6। क्या है आपका? 2 4 6। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप जो रो 1 और रो 3 को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6। और जब आप इनका प्रोपोर्शन निकालो, ये क्या हुआ? 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। मतलब इसकी जो दोनों रोज हैं ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। और जब ये प्रोपोर्शनल है, इन दैट केस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स विल बी 0। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर कॉलम भी प्रोपोर्शनल होते तो भी वैल्यू 0 हो जाती। और समझो, एक और एग्जाम्पल समझो। लाइक मेरा एक डिटर्मिनेंट्स था डेल, जो कि था आपका 3 6 9 मान लेते हैं। ये था आपका 6 और 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये दोनों कॉलम, द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, 3 6 9 12 24 36, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है? ये दोनों प्रोपोर्शनल है। 3 और 12 का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका? 1/4। 6 और 24 का क्या होगा? 1/4। और 9 और 36 का भी क्या हो रहा है? 1/4। तो ये भी आपके दोनों कॉलम्स आपके प्रोपोर्शनल है, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब दो चीज़ें मिली कि अगर एक डिटर्मिनेंट्स आप में आपकी 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल है तो भी वैल्यू 0 होती है, और प्रोपोर्शनल है तो भी वैल्यू 0 होती है। अब वापस इन तीनों के एक बार वो समझते हैं। पहले हमने क्या पढ़ी थी? इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स is multiplied by k, then the value of determinants becomes k times of original। मतलब अगर आप जब भी किसी नंबर का डिटर्मिनेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे
तो वो मल्टीप्लाई केवल सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही होगा। इसका मीनिंग इतना सा है, ठीक है, कि जब भी आप किसी नंबर का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर ही होगा। अगला था हमारा इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ k विल बी इक्वल टू k रेज़ टू द पावर n डिटरमिनेंट्स ऑफ A, ठीक है। देन अगले की बात करते हैं। अगली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ 2 रोज ऑफ और 2 कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब अगर 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट्स की आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। देन लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। एथ वन है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स इज सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स देन द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। मतलब अगर डिटरमिनेंट्स की कोई भी रो या कॉलम 2 एलिमेंट के सम से बन रही है तो वो जो डिटरमिनेंट्स है आपका वो भी 2 डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल हो सकता है। बात समझिए किस तरह, लाइक देखिए ये जो मेरा डिटरमिनेंट्स था यहाँ पे आपने देखा कि जो पहली वाली रो है अल्फा प्लस A1 बीटा प्लस B1 गामा प्लस C1 है, ठीक है, और बाकी पूरे में सिंगल सिंगल एलिमेंट आपके दिए हुए हैं। तो आप इस डिटरमिनेंट्स को इस तरह भी लिख सकते हो, लाइक कि ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस एक बार आपने अल्फा बीटा गामा लिख लिया, एक बार आप A1 B1 C1 लिख लोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक है। इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है, फालतू में कर रहे हैं। फालतू में कुछ नहीं करते हम, सारे चीज़ों का मीनिंग होता है। बात समझिए कैसे, लाइक मेरा ये क्वेश्चन था आपका डेल, आपने कहा देखो वैल्यू निकालने में हमें हेल्प करता है, बहुत जगह पे वैल्यू निकालने में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आपका कर देगा। लाइक आपने कहा ये था 1 2 3, ये था आपका 4 6 8, ठीक है, ये था आपका 3 6 9, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट्स दिया था, इसको आपने इस तरह कर लिया कि सर डेल इक्वल टू, हमने कहा सर यहाँ से हम 3 कॉमन ले रहे हैं। हमने कहा था 3 कॉमन आप लोग इजीली आप ले सकते हो, केवल आपको एक ही रो या एक ही कॉलम से आप, जब आपका मल्टीप्लाई सिंगल रो या सिंगल कॉलम में होता है तो कॉमन भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से निकाला जा सकता है। तो आपने इस थर्ड वाली रो से कॉमन निकाल लिया, क्या हुआ आपका 1 2 3 4 6 8 3 से कॉमन निकाल क्या हुआ 1 2 3, ठीक है। देखिए आपको मतलब 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे आपको होता है कि 2 रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ये तो मैंने जो एग्जांपल आपका बता दिया, ये तो मैंने पहले वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका बता दिया, आइडेंटिकल का प्रोपोर्शनल वाली का, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी का एग्जांपल दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, देखिए मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं, वही है हमारा 1 2 3, ये होगा हमारा 3 5 6, रुक जाइए 1 2 3 3 5 6 नहीं होगा, ये 3 4 5 कर लेते हैं इसे, 3 4 5 एंड ये हमारा 7 8 9। अब यहाँ पर आप देखो जो सेकंड वाली रो हमारी दी हुई है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आपका कि ये था हमारा 1 2 3, इससे हमने क्या लिख लिया आपका 1 + 2 एंड 2 + 2 एंड 3 + 2, ठीक है, आपने ये लिख दिया। देन अगला वाला जो 7 8 9 आपका एज इट इज रहा। अब जब ये चीज़ आपको मिल गई तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, अभी हमने बात की थी अलग अलग लिखा सकते हैं। तो 1 2 3 और ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया 7 8 9, फिर क्या होगा प्लस 1 2 3 और ये होगा 2 2 2 और ये होगा आपका 7 8 9। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखो इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये डिटरमिनेंट्स आपका छोटा बन गया। छोटे डिटरमिनेंट्स के आपको वैल्यू निकाल के लाना है, जो कि आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। मतलब जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उनका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा यूज़ है और बड़ा सिंपल आपका क्वेश्चन वो कर देंगी। तो आई होप आप लोग सारी प्रॉपर्टीज समझ पाए हो। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अदरवाइज आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, प्रॉपर्टीज समझिए, देन हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व होते जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।